Hello students, welcome to my channel once again. My name is उत्सव मेहता. I know कि आप सभी लोग लीनियर इक्वेशन सीरीज 1 के पहले वीडियो देख ही चुके होंगे और आप लोग ईगरली वेट कर रहे हो लीनियर इक्वेशन सीरीज 1 के वीडियो 2 के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि आपके ग्रेड में नहीं बट हायर स्टैंडर्ड्स में भी बहुत काम आने वाले। तो आज मैं बेहतरीन और यूनिक वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप एक अच्छी तरीके से और डिफरेंट वे में पढ़ सके और वैसे भी मेरी इजी ट्रिक के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन सीरीज 1 का वीडियो 2, जहाँ पे आप लोगों को एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। जी हाँ, बिकॉज ये जो आज का जो वीडियो है ये बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स मैं लेने वाला हूँ, अगर आपने स्किप किया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये इक्वेशन कहाँ से बनी और किस तरीके से बनी है। तो मेरी ये आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया है। चलिए तो बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, एक्सीड्स मतलब बढ़ना, ज़्यादा होना, एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ से बढ़ चुकी है, लेंथ है जो एक्सीड्स हो गई है ब्रेथ बाय 9%। तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये कहा गया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है इट्स एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से 9 ज़्यादा है, गुना नहीं 9 ज़्यादा है। तो हमें ब्रेथ ही नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x। अब मेरी ब्रेथ है वो x है, x। फिर नाउ वी विल टॉक अबाउट लेंथ। तो लेंथ क्या है, मेरी लेंथ है वो क्या है, एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 9 ज़्यादा है, मतलब द लेंथ इज x प्लस 9। और वैसे भी वैसे ही होता है ना, अगर रेक्टेंगल हम देखिए तो जो लेंथ होती है वो ज़्यादा ही होती है ब्रेथ से, तो वही हो गया। और यहाँ पे कहा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 9 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 9। ओके, बढ़ते आगे। इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों ही 3 सेंटीमीटर से बढ़ गई है। और फिर द एरिया ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल, यानी कि नया जो लेंथ और ब्रेथ आया उसका एरिया कहा गया। तो सबसे पहले तो हम ये जो पहले वाला है दैट इज द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल निकाल लेते, जो हमें पहले से डिटेल्स दी गई उसका हम एरिया निकाल रहे, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। और हमें सबको पता है रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। मेरा लेंथ क्या है यहाँ पे x प्लस 9 और उसकी ब्रेथ है x। ओके, चलो हम लोग ऐसे लिख देते हैं न्यू लेंथ विच इज इक्वल्स टू लेंथ इज ऑलरेडी x प्लस 9, उसमें मैं 3 ऐड कर रहा हूँ प्लस 3, फिर न्यू ब्रेथ हो गई है मेरी ब्रेथ x प्लस 3। अब ये जो नई लेंथ और ब्रेथ आई है उसका भी हम एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है मेरा x प्लस 12 और ब्रेथ है मेरी x प्लस 3। अब मेरे पास नए रेक्टेंगल का एरिया है और जो गिवन रेक्टेंगल था उसका भी मेरे पास एरिया है। अब क्या बोल रहे हैं, पढ़ते आगे। द एरिया ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल, जो एरिया है नया रेक्टेंगल का विल बी 84 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल, यानी कि जो गिवन रेक्टेंगल है उससे नया रेक्टेंगल की जो एरिया है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। मतलब कि जो नया रेक्टेंगल है उसका एरिया ज़्यादा है पुराने वाले से। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए तो कंपैरिजन हो रही है पुराने मतलब जो गिवन रेक्टेंगल और नए रेक्टेंगल के बीच में, यानी कि नए रेक्टेंगल के एरिया और पुराने रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंस हमें कहा गया है कि दोनों
के एरिया के बीच का डिफरेंस 84 सेंटीमीटर है, और यहाँ से मैं पता चलता है कि जो नया रेक्टेंगल है उसका एरिया ज़्यादा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नया जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 84 सेंटीमीटर ज़्यादा है पुराने वाले से, यानी कि दोनों ही रेक्टेंगल के एरिया के बीच का डिफरेंस 84 सेंटीमीटर है, उसमें नया रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है। तो न्यू रेक्टेंगल एरिया माइनस गिवन रेक्टेंगल विच इज़ 84। तो अभी एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या है? x प्लस 12 x प्लस 3 माइनस पुराने रेक्टेंगल का एरिया क्या था? x प्लस 9x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे करना है, ये आपको देखना है। सबसे पहले ये जो x है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बट यहाँ पे 2 बार। सबसे पहले x को हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, और x को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, यानी कि x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बीच में हो गया प्लस की साइन, x इंटू 3 इज 3x प्लस। अभी ये हो गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा पहले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत यूज करेंगे, यानी कि अब ये 12 है जो दूसरा टर्म, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ, यानी कि 12 इंटू एक्स इज 12x प्लस की साइन, बीच में 12 इंटू 3 इज 36, 12 3 is 36 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यस और नो। तो अब यहाँ से ये जो स्टेप मैंने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x इज 15x प्लस 36 माइनस, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो ये माइनस की साइड अंदर जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब ये भी मैं ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x। बट यहाँ सभी जगह पे हमने 84 लिखना भूल गए, बिकॉज इन द इक्वेशन इट इज रिटन इक्वल्स टू 84, तो इक्वल्स टू 84 इक्वल्स टू 84। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसल, 15x माइनस 9x इज माई 6x एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज प्लस ओनली, और प्लस 36 ऐसे के ऐसे प्लस 36 और इक्वल्स टू 84। तो यहाँ पे 6x इक्वल्स टू 84 माइनस 36। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो 8 और हो गया 4, 6x इक्वल्स टू 48, सो x इक्वल्स टू 48 अपॉन 6। तो 6 के टेबल में 48 कब आता है, तो अगर हम देखें तो 8 जाता है, बिकॉज 6 8 जा 48, तो यहाँ पे हो गया 8 जा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर है वो x है, और x हमने किसको सपोज किया था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ whom we have supposed as x which is equals to 8 सेंटीमीटर, और फिर लेंथ है उसको हमने सपोज किया था x प्लस 9, सो लेंथ इक्वल्स टू x प्लस 9, और x है मेरा 8 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही तो पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो आई होप कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जो क्वेश्चन है वो भी उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यही नहीं, ये जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ताकि क्या होगा कि बीच बीच में जब मैं नीचे लिख रहा हूँ तो आपका क्वेश्चन चला गया होगा, तो टेंशन नहीं करना है। ये जो पूरे चारों के चारों क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका, और फिर आप लोग घर पे जब भी प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन 1। चलो एक बार पोस्ट करके आप लोग ले लीजिए, तो क्या होगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर पाओगे घर पे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे अक्सर क्वेश्चन
JEE जैसी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो चलिए बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम्स एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 4 kilometers while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of a steamer is 2 kilometers per hour, find the speed of a steamer in a still water. यानी कि यहाँ पे दो टर्म्स यूज करी गई है, डेट इज डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब ये है क्या डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम? आप लोगों ने बहुत सी बार देखा है कि अगर आप कोई भी बोट में बैठते हो तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जाते वक्त कम समय लगा है और आते वक्त ज़्यादा समय लगा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है कि फिर हमारा कोई वहम है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो आपका जो फॉर एग्जांपल ये कोई रिवर है वगैरह, रिवर, और उसमें रिवर में आप ट्रैवल कर रहे हो, तब आपने देखा होगा कि पानी कोई एक डायरेक्शन में बहता है। अगर उस डायरेक्शन में जो बहते पानी के साथ अगर आपकी बोट आप चला रहे हो तो आप कम समय में पहुंच जाओगे, और अगर आप बहते पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जो अपनी बोट है वो ले जा रहे हो तो आपको ज़्यादा समय लग गया। भले ही डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस भले ही सेम हो, पर जो पानी जाता है, बहता है, उस बहते पानी के साथ अगर आप अपनी बोट ले जाओगे तो कम समय लगेगा, और वही बहते पानी के साथ अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट ले जाओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। समझ से अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है पहले तो। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, अभी ये इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, और अगर मैं ये जो मेरी बोट है, वैसे तो इतना अच्छा है ना ड्राइंग में, पर आप समझ तो जाओगे कि ये बोट है मेरी, ये जो मेरी बोट है, ये बोट को अगर मैं रिवर के साथ उस डायरेक्शन में ही ले जाता हूं तो ये मेरा हो गया डाउनस्ट्रीम, ये मेरा हो गया डाउनस्ट्रीम। बट अगर मैं इस बोट को रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूं उसको मैं कहता हूं अपस्ट्रीम। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था वीडियो स्किप मत करना, एक भी चीज़ अगर छूट गई तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। तो जो रिवर के फ्लो के साथ जाए उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, और रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आए उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो अब आप देखिए कि अगर कोई भी स्पीड हो बोट की, अगर वो डाउनस्ट्रीम में है तो वो ज़्यादा होगी और अपस्ट्रीम में आएगी तो कम होगी। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, दैट द स्टीमर, हमें तो सबसे पहले फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ अ स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो हम लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, मतलब कि पानी खड़ा है तब स्टिल वाटर, dx। अब देखते हैं दैट स्टीमर गोज डाउनवर्ड्स एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स इन 4 hours while it covers the same distance upward in the 5 hours। यानी कि अगर आप देखिए तो डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला पॉट है पॉट ए, और ये मेरा दूसरा पॉट है पॉट बी, इन दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, पर जब ये बोट डाउन स्ट्रीम में गई तो उसको लगे 4 घंटे 4 hours, और अगर यही सेम बोट अपस्ट्रीम में गई उल्टी दिशा में तो उसको लगे 5 घंटे, पर दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है, यस और नो। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि स्पीड ऑफ अ बोट, फॉर एग्जाम्पल में ले, और आगे भी लिखा है इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब के जो रिवर है उसकी, सॉरी नॉट दैट, स्ट्रीम, यस सही, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 2 kilometers per hour, यानी कि जो नदी बह रही है, ये जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है 2 kilometers per hour है। यानी कि ये जो नदी जो बह रही है स्ट्रीम, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर। तो यानी कि अगर मैं ये लिख दूं कि स्पीड ऑफ, या आप कह सकते हैं स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, जो कि स्पीड है उसको अगर मैं डाउनस्ट्रीम में अगर मैं लिखता हूं, मतलब पानी के साथ जा रहा है,
तो जो स्पीड होगी मेरी मेरी जो भी बोट की वो x होगी स्टिल वाटर में, और उससे बढ़ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये स्ट्रीम है, जो पानी है, उसका जो फ्लो है उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर्स की। मतलब जो भी मेरी बोट की स्पीड होगी उसमें 2 किलोमीटर 2 की स्पीड बढ़ जाएगी, मैंने आपको बोला ही था। और अगर यही चीज मैं लिखता हूं स्पीड इन अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ, मतलब पानी के फ्लो के अगेंस्ट अगर मैं जा रहा हूं, तो जो भी मेरी बोट की स्पीड होगी उसमें 2 कम हो जाएगी मेरी स्पीड, और इसीलिए हमें लगता है ज्यादा समय। यही देखिए अपस्ट्रीम में जब मैं जा रहा हूं तब मुझे लगा 5 घंटे पहुंचने में, और जब डाउनस्ट्रीम में जा रहा था तब मुझे लगा 4 घंटे, यानी कि यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए -2। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम is equals to distance in upstream। डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं डिस्टेंस की फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही। और अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है, मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम में मेरे बोट की, डाउनस्ट्रीम में मेरे बोट की स्पीड है x+2, और टाइम तो क्या डाउनस्ट्रीम मतलब कि रिवर के साथ फ्लो में जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम है 4 घंटे, तो हो गया स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू। अगर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अगर मैं पूछता हूँ, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या थी बोट की, तो क्या x-2, और उसको कितना समय लगा अपस्ट्रीम में जाने में 5 घंटे। तो यानी कि अगर मैं सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करूं तो 4x + 8 इक्वल्स टू 5x - 10 आ गया, ये मेरी फॉर्मूला। अभी हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड कलेक्ट करते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड। तो यहां से आ गया -x इक्वल्स टू माइनस प्लस, तो 18 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोनों ही साइड माइनस से कट कर दिया, यानी कि x इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर कि मेरे बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। और वही तो हमें एट लास्ट पूछा गया, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ अ स्टीमर इन अ स्टिल वाटर। स्टीमर मतलब कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए आप लोग, सॉल्यूशन हो गया मेरा इतना सा, पर इस सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें कितना टाइम लगा, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम ये समझना है। डाउनस्ट्रीम यानी कि जो बहते पानी के साथ अगर आप अपनी बोट चलाओगे या स्टीमर चलाओगे उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। वहाँ पे आपको लगेगा कम समय, जैसे यहाँ पे लगा। और अगर आप पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट को चलाओगे तो आपको लगेगा ज़्यादा समय। बट याद ये रखना है दोनों ही पोर्ट के बीच के डिस्टेंस सेम था, इसलिए डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। चलिए तो देर ना करिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चंस आपको कमेंट में मिल ही जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना है कि ये जो ये क्वेश्चंस आज मैं लेने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, यानी कि एक स्टेशन है मेरा ए और दूसरा स्टेशन है मेरा स्टेशन बी। इस दोनों ही स्टेशन के बीच का जो मेरा डिस्टेंस है वो है 425 किलोमीटर्स, यानी कि दोनों ही स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है मेरा 425 किलोमीटर्स। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक बाय एक दोनों ही ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिस स्टेशंस, यानी कि एक ट्रेन जो है वो यहाँ से चलेगी, दूसरी ट्रेन है वो यहाँ से चलेगी, और दोनों ही ट्रेन के बीच का मतलब दोनों ही स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेरा सेम है। फिर टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टेशंस ऑन अ पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस ईच अदर।
द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अनदर बाय 5 किलोमीटर। यानी कि कोई भी एक ट्रेन है, चाहे वो इस साइड की हो कि उस साइड की हो, कोई भी एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दूसरे ट्रेन के मुकाबले 5 ज्यादा है। तो कैन आई राइट इट ओवर हियर, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी x, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन बी x प्लस 5, क्योंकि लिखा ही है दैट द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन ऑफ द अनदर बाय 5 किलोमीटर। कोई भी एक ट्रेन की जो भी स्पीड होगी उससे 5 ज्यादा है, और हमें पता नहीं एक भी ट्रेन की स्पीड, तो हमने ले लिया लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x, और दूसरी ट्रेन का स्पीड होगा वो x प्लस 5। चलो यहां तक तो क्लियर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स, अगर ये दोनों ही ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, वो है 20 किलोमीटर। यानी कि एक ट्रेन यहां से चली, बिल्कुल चली, यहां से मैंने चला दी, फिर एक ट्रेन यहां से चली, बिल्कुल सही, मैंने चला दी, दोनों ही ट्रेन 3-3 घंटे चली, और उसके बाद उन दोनों ही ट्रेन के बीच का डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। समझ रहे हो क्वेश्चन? दोनों ही ट्रेन चली, एक स्टेशन ए से चली, एक स्टेशन बी से चली, दोनों ही ट्रेन 3 घंटे तक चली, और बाद में एक ऐसा पॉइंट आया कि 3 घंटे बाद दोनों ही ट्रेन के बीच का डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। समझ में आया यहां तक? तो फिर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। हमें हर एक ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो अगर आप देखिए, अगर मैं डिस्टेंस, फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज कर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों मैं ये यूज करा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बातें हो रही है कि दोनों ही ट्रेन के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो अगर मैं लिख दूं दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पहले ट्रेन की स्पीड है मेरी x, और टाइम कितना लगे है उस ट्रेन ने, 3 घंटे का, दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू 3x। ओके फाइन। फिर वैसे ही मैं दूसरे ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करके, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन, दूसरे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या पहले तो उसकी स्पीड आ गई, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्पीड है उसकी x प्लस 5 ज़्यादा है पहले ट्रेन से, और टाइम कितने लिए, उसने भी 3 घंटे लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे करते हैं यूज़, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 15। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने किलोमीटर में, 3x किलोमीटर, और 3x प्लस 15 किलोमीटर। चलो अब यहाँ पे अगर आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था 420, तो कैन आई राइट ओवर हियर टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय ट्रेन ए प्लस डिस्टेंस बाय ट्रेन बी प्लस डिफरेंस इन डिस्टेंस। अब देखिए ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आप समझिए। टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया 425, उसमें से ट्रेन ई ने कुछ हिस्सा कवर किया, जो कि कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ई ने, 3x किलोमीटर्स। फिर ट्रेन बी ने भी एक कुछ डिस्टेंस कवर किया 3x प्लस 15 किलोमीटर्स का। तो यानी कि तीनों डिस्टेंस, ट्रेन ए का, फिर डिफरेंस का, ट्रेन बी का, अगर मैं तीनों ही डिस्टेंस को ऐड करता हूं तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय ट्रेन ए बी एंड डिफरेंस। तो टोटल डिस्टेंस है 425, डिस्टेंस बाय ट्रेन ए इज 3x प्लस डिस्टेंस बाय ट्रेन बी इज 3x प्लस 15, और डिफरेंस इन डिस्टेंस इज प्लस 20। तो यानी कि अगर मैं सॉल्व करता 425 इक्वल्स टू 3x प्लस 3x 6x प्लस 15 प्लस 20 35। तो करते हैं वेरिएबल्स को एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड। तो मतलब 425 माइनस 35 इक्वल्स टू 6x।
तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता तो मेरा आ जाएगा 390 इक्वल्स टू 6x, तो x इक्वल्स टू 390 अपॉन 6, तो x इक्वल्स टू 6 × 36 और 5 यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई है 65। और x हमने किसको लिया था? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज व्हाट? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज x, और x की वैल्यू क्या है हमारी? 65, और स्पीड पूछा गया है यानी कि किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट आएगा। वैसे ही अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं फाइंड करता हूं स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। उसकी स्पीड है x + 5, x है हमारा 65, यहां से हमें मिल गया +5 यानी कि दूसरे ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछा गया इसलिए यूनिट हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो आप लोगों को आई होप कि जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है। एक बार पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, ये लास्ट है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। चलिए स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन, और है लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एज वाला क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको समझनी है एज की बातें वो लोग कैसे करते हैं। 2 years ago दिलीप was 3 times as old as his son। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी हम लोग एज वाला सम करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट एज से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम एज वाला सम स्टार्ट करें, हम लोग करेंगे प्रेजेंट एज से स्टार्ट। ये मेरा है प्रेजेंट एज, यानी कि अभी की एज। यहाँ पे कहा गया है 2 साल पहले, 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले। पहले की जो बात है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, यानी कि 2 years ago। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी एज वाले सम होंगे वो हम प्रेजेंट एज से ही कंपेयर करेंगे। फिर कहा गया दिलीप वॉज 3 times as old his son, यानी कि जो दिलीप है वो 3 गुना है अपने सन से। अब हमें तो पता ही नहीं है सन की एज क्या है, तो फिर इन दिलीप की एज कैसे निकालेंगे? तो लेते हैं, लेट द सन्स एज बी x। 2 years ago ब्रैकेट में मैंने लिखा है, यानी कि 2 साल पहले की हम बात करें, किससे? प्रेजेंट एज से। अगर सन की एज हो गई x, तो दिलीप की एज क्या होगी? दिलीप एज b। अब कहा गया दिलीप वॉज 3 times as old his son, यानी कि अपने सन से 3 गुना से 3x। 2 years ago 2 साल पहले दिलीप की एज थी 3x, 3 times ऑफ हिज सन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सन की जो एज है वो है मेरी x, और दिलीप की क्या मेरी एज निकल के आ रही है 2 साल पहले 3x। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन में। 2 years ago दिलीप was 3 times as old as son, and 2 years hence, 2 years hence मतलब 2 साल बाद। अब 2 साल बाद कहाँ से? हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला था, जहाँ भी एज वाले सम आएंगे वो हमेशा प्रेजेंट एज से होंगे। तो प्रेजेंट एज से 2 साल बाद, 2 years hence मतलब 2 साल बाद की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप देखिए तो आफ्टर 2 years दिलीप वॉज ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया 2 years hence ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल्स टू द 5 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि अपने सन से 5 गुना ज्यादा होगी किसकी एज? दिलीप की। अब यहाँ पे आप देखिए, इफ आई राइट दिलीप्स एज कितने? 2 years hence मतलब के 2 साल बाद, किससे? प्रेजेंट एज की। तो 2 साल बाद अगर मैं देखूं तो प्रेजेंट एज जो भी होगी वो 2 साल ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? सन की अगर मैं प्रेजेंट एज निकालूं और दिलीप की अगर मैं प्रेजेंट एज निकालूं, आपको समझना बहुत ही जरूरी है।
2 साल पहले सन की एज थी x, तो प्रेजेंट एज यानी कि 2 साल बाद प्रेजेंट एज में x प्लस 2 हो जाएगा। और वैसे ही दिलीप की भी तो एज बढ़ेगी, दिलीप थोड़ी वैसे के वैसे रह जाएगा, तो 3x प्लस 2। और अभी प्रेजेंट, ये हमने क्या किया, अभी 2 साल पहले से हम आए प्रेजेंट एज में, जो कि डिफरेंस है 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स मैंने ऐड कर दिया। अब प्रेजेंट एज से भी मुझे 2 साल आगे जाना है, और वो क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो हमने डेटा दिया गया है बुक के अंदर वो 2 साल पहले का दिया गया था, वहां से हम लोग पहुंचे प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज से हम पहुंचेंगे 2 साल बाद में। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इस क्वेश्चन के कि जब भी हम एज की बात करेंगे तो वो हमेशा एज की जो बातें होगी वो प्रेजेंट एज से ही होगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज में सन की एज होगी x प्लस 2, तो 2 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि प्रेजेंट एज प्लस 2 साल। वैसे ही दिलीप की अगर मैं एज की बात करूं तो दिलीप की एज प्रेजेंट एज में है 3x प्लस 2, और उसमें भी 2 साल बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे भाई, क्योंकि प्रेजेंट एज से तो 2 साल बाद की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे दिलीप्स एज विल बी 3x प्लस 4 2 years hence। वैसे ही सन की अगर बात करें, सन्स एज इज x प्लस 4 2 years hence, मतलब 2 साल बाद की बात प्रेजेंट एज से। ये आपको ये जो डायग्राम है यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको समझ आएगी। ये डायग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इस क्वेश्चन के लिए। आप ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं आपकी बुक के अंदर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और एक भी गलती ना हो। तो बढ़ते हैं आगे। हेंस twice this age will be equals to the 5 times of his son, यानी कि आफ्टर 2 years hence, अगर देखिए यहाँ पे 2 साल बाद की बात हो रही है, मतलब कि प्रेजेंट एज के 2 साल बाद जो दिलीप की एज होगी वो है twice his age, यानी कि twice the दिलीप एज will be equals to 5 times the age of his son। मतलब दिलीप की जो भी एज है वो ट्वाइस है, 2 गुना है, किससे, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स दैट ऑफ सन, मतलब सन की 5 गुना। ये थोड़ा समझने में आपको अगर ऐसा हो तो एक बार रिपीट करके आप लोग देख लेना कि 2 साल बाद यानी कि प्रेजेंट एज से 2 साल बाद दिलीप है वो ट्वाइस है, किससे, 5 साल अपने सन से। तो ट्वाइस दिलीप की एज क्या है 2 साल बाद प्रेजेंट एज से, यस, हैंस यहाँ पे है दिलीप की एज दैट इज 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 इंटू सन की एज यहाँ पे निकल के आ गई x प्लस 4। तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 5x प्लस 20। तो करते हैं वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट दूसरी साइड, 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 20 माइनस 8। तो यहाँ से निकल गया x इक्वल्स टू 12। ये जो x इक्वल्स टू 12 आए, x हमने किसको सपोज किया था, यहाँ पे देखिए 2 years अगो सन की एज को। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 years अगो सन इज इक्वल्स टू x, और हमें x की वैल्यू निकल के आ गई है 12 years। फिर अगर 2 years अगो की ही अगर मैं बात करूं तो मेरा दिलीप की एज निकल के आ गई 3x, यानी कि 3 इंटू 12 तो हो गया मेरा 36 years। ओके चलो, बट क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया है भाई फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें तो ये फाइंड करना है प्रेजेंट एज। हमने जो एज फाइंड की थी वो तो 2 साल पहले की थी, हमें करनी है प्रेजेंट एज फाइंड। तो प्रेजेंट एज में क्या 2 साल बढ़ा देंगे हम, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब सन की प्रेजेंट एज क्या होगी, x में 2 साल ज़्यादा, x है मेरा 12 में 2 साल ज़्यादा यानी कि 14 years। और वैसे ही दिलीप की अगर हम एज निकाले प्रेजेंट एज में तो है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x है मेरा, यहाँ से निकल के आ गया 12 प्लस 2 यानी कि 36 प्लस 2, और हमारे आ गई है 38 years। यानी कि दिलीप की एज है 38 years और सन की एज है 14 years। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन जो एज वाले, पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी एज वाले सम की बात हो वो हमेशा प्रेजेंट एज से ही होगी। तो ले लो ये फटाफट से ये स्क्रीनशॉट आप लोग क्वेश्चन 4 का।
क्वेश्चन 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा आप लोगों को बोर ना करते हुए रखते हैं इस सीरीज को यहीं तक, क्वेश्चंस करते हैं समाप्त। बट आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं और क्वेश्चंस लेके आपके साथ आने वाला हूं अपनी एक और वीडियो लीनियर इक्वेशन सीरीज 1 में। तो थैंक यू, वी विल कीप इट टिल यार।